वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना मैं बात करने जा रहा हूँ फोरेंसिक साइकोलॉजी की। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी से मुराद ये है कि साइकोलॉजी जो अप्लाई करते हैं कानून में, लॉ में, फिर जो है ना जो यानी मुजरम होते हैं उन पे जो है ना उनकी टेस्ट करने के लिए कि उनकी मेंटली सिचुएशन कैसी है। इन चीज़ों में जो साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको साइकोलॉजिक ब्रांच जो डील करती है इस तरह लॉ एंड ऑर्डर में या जस्टिस में, कोर्ट्स में, तो उसको जो है ना फोरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं। अब ये देखें, ये लॉ में यूज़ हो रही है, फिर वो मेंटली देख रहे हैं, फिर जो है ना ये देख रहे हैं प्रिंट वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह, फिर जो है ना लोग जो है ना ये बंदा सुसाइड कर रहा है, फिर जो है ना उसकी ये देखें जो है ना सिचुएशन देख रहे हैं, स्मोकिंग, और फिर जो है ना इस तरह की मेंटली सिचुएशंस। अब हिस्ट्री क्या है फोरेंसिक साइकोलॉजी की? तो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में भी जो है ना इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि जो है ना साइकोलॉजी के लॉ में अप्लाई किया जाए या इसको अदालतों में, कोर्ट्स में। लेकिन जो है ना थ्रू अर्ली, लेकिन 19 जो थी ना 19 सेंचुरी जो थी उसमें जबकि जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो कोर्ट रूम में इंटरफेयर करना शुरू हो गए थे, मुदाखलत होना शुरू हो गई थी, टेस्ट शेस्ट होने शुरू हो गए थे साइकोलॉजी बेस्ड जो है ना वो। अब ये देखें, ये उनने माइंड को जो है ना एक प्रॉपर दिया हुआ है, 1 2 3 नंबरिंग की हुई है कि इस तरह जो है ना वो फोरेंसिक साइकोलॉजी में देखा जाता है मेंटल के पार्ट्स वगैरह और कैसे काम करते हैं। अब हिस्ट्री क्या है कि 1911 सेवरल साइकोलॉजिस्ट टेस्टिफाइड इन अ बेल्जियम कोर्ट ऑफ behalf of a man accused of raping and murdering a little girl. This is the first case in which experimental psychologist called data was allowed to be presented in a court case. तो 1911 में जो था ना कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक जो है ना बेल्जियम कोर्ट में एक बंदे जिस पे जो था ना वो इल्ज़ाम था कि उसने रेप किया और फिर एक छोटी बच्ची को मार दिया है, मर्डर कर दिया है। तो उसके जो है ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस पे जो है ना उन्होंने, ये पहला केस था जिसकी उन्होंने स्टडी की, उस पे साइकोलॉजी को अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किए। तो ये पहला केस था इस साइकोलॉजी की तारीख में जिसके फोरेंसिक साइकोलॉजी की बुनियाद या आप कह सकते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद 1913 में फर्स्ट यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन US correctional setting recorded in New York at a women reformatory. Main job of psychologist at this time was to determine if a person was feeble-minded. अच्छा जी। तो अब इसमें क्या देखना था, न्यूयॉर्क में जो है ना 1913 में पहली दफ़ा साइकोलॉजिस्ट जो है ना उनने यूज़ की रिकॉर्ड करने में कि एक वूमेन की जो रिफॉर्मेटरी थी, उनका काम क्या था, वो एक आदमी के जो है ना चेक करना चाह रहे थे कि उसका जो है वो मेंटली वो सही है या नहीं, ठीक है, कि वो उसको कम जहन है या जहन उसका सही है, ये सिर्फ चेक करने के लिए जो है ना वो साइकोलॉजी अप्लाई की थी उन्होंने। उसके बाद 1916 टू 1907 जो लुइस टर्मेन थे, उन जो साइकोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट अमेरिकन टू यूज़ मेंटल टेस्ट एज पार्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो लुइस टर्मेन जो थे उन्होंने 1916-17 में पहले अमेरिकन थे जिन्होंने जो है ना वो साइकोलॉजी को मेंटल टेस्ट किया लॉ में, कि लॉ जो अप्लाई करते उसमें देखा कि मेंटल टेस्ट के जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट किए कि मेंटली जो है ना वो लोग सही हैं या नहीं। फर्स्ट केस वेयर एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्वालिफाइड एज एन एक्सपर्ट वाज इन 1921 इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस ड्राइवर। although the evidence was later thrown out, this gave psychologist a foothold। तो पहला केस देखा गया कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड था और एक्सपर्ट था, उसने 1921 में एक केस जिसमें जो स्टेट वर्सेस ड्राइवर का था, कि जिसमें जो है ना एक ड्राइवर ने कोई जुर्म किया था, तो उसमें जो है ना उस पर अप्लाई हुई है साइकोलॉजी। तो ये पहले बेशक उसके बाद जो है ना वो एविडेंस जो थे वो मिटा दिए गए थे, लेकिन जो है ना यहाँ से साइकोलॉजिस्ट को जो है ना एक बेस मिली, एक फुट होल्ड मिला कि वो अब लॉ में जो है वो इंटरफेयर कर सकते थे, लॉ में साइकोलॉजी अप्लाई हो सकती थी। उसके बाद 1922 में कार्ल मार्ब ने फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जो टेस्टिफाई इन अ सिविल ट्रायल। तो जिनको जो है ना जिन्होंने एक सिविल ट्रायल में जो है ना टेस्ट किए, ही ऑफर टेस्ट मनी ऑन द साइकोलॉजिकल इशू ऑफ रिएक्शन टाइम इन ए ट्रेन एक्सीडेंट केस। तो उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट केस में जो है ना पहली दफ़ा टेस्टनोमी जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्टनोमी का
इशू जो है ना उन्होंने उस पर टेस्ट मनी की, उस पर जो है ना टेस्ट किए। इन द केस द ट्रेन इंजीनियर वाज अक्यूज्ड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल प्रायर टू द एक्सीडेंट। तो इसमें यह था कि ये कहा जा रहा था कि जो ट्रेन का इंजीनियर है वो ड्रिंक करके ट्रेन चला रहा था, अल्कोहल उसने पी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है। तो वो साइकोलॉजी के थ्रू जो है ना वो चेक कर रहे थे कि वाकया में ये बात सही है या नहीं। उसके बाद हिस्ट्री में 1940 में जो है ना पीपल वर्सेस हॉथॉर्न सेट द यूएस प्रेसिडेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस ऑन competence and criminal responsibility. This case overruled an earlier lower court's decision to disallow a psychologist testimony. तो फिर जो है ना एक 1940 में अमेरिका में केस था जिसमें पीपल और हाथॉर्न के दरमियान था। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट ने जो है ना टेस्टिफाई की और विटनेस भी किए रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लेकिन जो है ना बाद में इसको कहा गया जी कि साइकोलॉजिस्ट को जो है ना वो हम इतना नहीं देते कि वो टेस्ट मनी करें, उनको डिसअलाउ कर दिया गया। तो वो फिर ये भी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कनाडा में जो है ना फर्स्ट करेक्शन साइकोलॉजिस्ट हायर्ड इन 1955 एट एस.टी. विंसेंट डी पॉल पेशेंटरी। तो एक जो है ना वो फिर जो है ना एक करेक्शन साइकोलॉजिस्ट के जो साइकोलॉजी मुजरम होते हैं यानी उनको जो है ना वो मेंटली गाइड करना, अच्छा तो एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने हायर किया 1955 में कनाडा में। उसके बाद हैंस टच द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू एडिट अ बुक ऑन साइकोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी कॉल्ड लीगल एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी इन 1960। तो हान टच वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बुक जो है ना वो एडिट की लिखी साइकोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी पे, जिसका नाम है लीगल एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी 1960 में। दिस इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट बुक अबाउट साइकोलॉजी एंड लॉ रिटन बाय साइकोलॉजिस्ट। तो ये पहली बुक है जिसको कंसिडर किया जाता है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने लीगल के बारे में लिखी है। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी है क्या? एप्लीकेशंस ऑफ मेथड थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी विद इन द लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम यानी कानूनी सिस्टम के साथ जो है ना आप जब एप्लीकेशन करते हैं साइकोलॉजी की, उसके थ्योरीज की और उसके कंसेप्ट की, तो उसको कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी। लुक्स एट इम्पैक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, विक्टिम, जूरर, एक्सपर्ट विटनेस, लॉयर, जज, डिफेंडेंट, प्रिजन गार्ड एंड पे रोल ऑफिसर ऑन द लीगल सिस्टम। तो इसमें क्या किया जाता है, सब की जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो सब की एक दफ़ा साइकी चेक करते हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, उनकी वर्क जो है ना, उनके रीजंस बिहाइंड द, अगर कोई ऑफेंडर है तो उसके रीज़न देखते हैं कि ऑफेंड करने का, कोई विक्टिम है तो वो उसकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए। तो इसमें ये इन सब पे जो है ना पुलिस ऑफिसर की क्या है, फिर विक्टिम, फिर जूरर जो अदालत फैसले देते हैं, फिर एक्सपर्ट विटनेस जो हैं कि विटनेस जो गवाह हैं उनकी साइकोलॉजी की, लोअर जज और इस तरह की जो है ना इन चीज़ों पे अप्लाई की जाती है साइकोलॉजी। अब व्हाट फोरेंसिक साइकोलॉजी इज़ नॉट। अब फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या हैं और फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट क्या हैं? तो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फिजिकल एविडेंस। फॉर एग्जांपल कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई जो है ना वो आपको एविडेंस मिला है, तो उस पे जो उसको जो एनालाइज करते हैं, उसकी जो छांच पीछ करते हैं, जांच पड़ताल, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं। जबकि जो फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट होते हैं अप्लाई साइकेट्रिस्ट टू द लॉ, तो वो साइकेट्री चेक करते हैं, वो यानी काउंसलिंग करते हैं, चेक करते हैं मुजरम को, उनके जो है ना मेंटल को, फिर जो है ना उनकी माइंड को। तो ये डिफरेंस है इनमें कि साइकेट्रिस्ट जो साइकेट्री करते हैं लॉ में, जबकि जो साइंटिस्ट हैं वो जो है ना वो साइंस अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं जी कि जो एविडेंस हैं वो काबिल यकीन है या नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई एविडेंस एंड लिंक इट टू द सस्पेक्ट विक्टिम एंड क्राइम सीन। तो फिर वो जो है ना उस एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको लिंक करते हैं कि जो शक होता है, जो सस्पेक्ट होता है, जो मुजरम होता है उसके साथ, फिर विक्टिम के साथ, ठीक है, और क्राइम सीन के साथ। जबकि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट विटनेस इन कोर्ट, वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वो विटनेसेस होते हैं इन कोर्ट में, फिर वो एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन फोरेंसिक सेटिंग। तो फोरेंसिक जो सेटिंग्स हैं उनमें जो है ना वो एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के। जो लोग मेंटली अपसेंट हैं या इस तरह के जो है ना वो करते हैं, तो उनको फिर साइकेट्रिस्ट जो है वो साइकेट्री से उनको गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। हु एम्प्लॉयज़ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फॉर फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड फैसिलिटीज़। तो ये जो है ना मोस्टली फेडरल स्टेट होती है वही जो है ना इन लोगों को अपॉइंट करती है, ताकि जो है ना ये हेल्प कर सकें पुलिस की और लॉ की अप्रोप्रिएट जो है ना वो
वर्डिक्ट या फैसले करने में। अब इसमें क्या है, प्रिजन में जो बंदे होते हैं उनकी साइकोलॉजी देखी जाती है, उनको गाइड किया जाता है, उनकी साइकेट्री काउंसलिंग की जाती है। जेल में फिर जो होते हैं, फिर पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को देखा जाता है, उनको उनकी हेल्प की जाती है। इसमें करेक्शन फैसिलिटीज़, जो लोग यानी भटके हुए होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देना, उनको मेंटली जो है करना। फिर प्रोबेशन और पे रोल के जो जिन लोगों को ज़मानत दी जाती है या जिनको छोड़ा जाता है तो उनकी देखा जाता है, उनके क्या वो वाक़या में सही हैं। फिर मिलिट्री में जो अप्लाई होती हैं तो ये गवर्नमेंट जो है ना वो अप्लाई करती है। अब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ क्या है, ड्रग केमिकल रिहेबिलिटेशन, जो लोग ड्रग करते हैं, जो लोग केमिकल वगैरह जो एडिक्शन होते हैं उनको जो है ना काउंसलिंग करते हैं, मेंटली उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, दोबारा उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो माशरे में रहने के काबिल हों। शॉर्ट लॉन्ग टर्म रेजिडेंटल फैसिलिटीज़, उनको जो है ना वो शॉर्ट या लॉन्ग टाइम जो है ना इस तरह की रेजिडेंटल उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो रहें, अलग रहें। फिर काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। मेंटल हॉस्पिटल्स किए जाते हैं, जो लोग मेंटली एब्सेंट होते हैं, जो लोग मेंटली अबनॉर्मल होते हैं उनको गाइड किया जाए, उनकी जो है ना वो जो जिस वजह से जो डिप्रेशन है वो दूर किया जाए। कोर्ट्स में जो है ना अटर्नीज़ और लीगल जो है ना एडवोकेसी ग्रुप्स, तो कोर्ट्स में जो वकील वगैरह होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनके जो है ना वो चेक करते हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, प्राइवेट एंड प्रैक्टिस कंसल्टेंट कोर्ट में ये होते हैं अटर्नीज़ वगैरह के साथ। और सेल्फ कुछ लोग खुद भी करते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनके अपने जो है ना उन्होंने क्लिनिक वगैरह खोले होते हैं और वो कंसल्टेंट करते हैं। फिर टीचिंग करते हैं जी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, कोर्सेज इन साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस में। तो फिर जो है ना ये टीचिंग भी कर सकते हैं जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी ये इनके करियर में आ सकता है, टीचिंग करके आगे जो है ना वो फैला सकते हैं। फिर जो है ना साइकोलॉजी कोर्सेज साइकोलॉजी में करवा सकते हैं और क्रिमिनल जस्टिस में ये हेल्प करते हैं। अब सब फील्ड्स क्या हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी की, इसमें क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजी है जिसमें वेरी सिमिलर टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें जो है ना ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्या है, इसमें क्लाइंट हेयर आर नॉट ओनली सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ मेंटल प्रॉब्लम बट देयर इश्यूज आर ऑफ इम्पोर्टेंस टू लीगल डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो इसमें जो जो क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है, इसमें जो पेशेंट होते हैं वो सिर्फ कोई डिप्रेशन या इस तरह के मरीज़ नहीं होते, मेंटल कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनके साथ बहुत इशू होते हैं, उनको लीगल डिसीजन बनाने में जो है ना वो मसला हो रहा होता है या वो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनकी हेल्प की जाती है। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है कि डील किया जाता है जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं, फिर एल्डरली जो बड़े होते हैं, फिर लॉ के साथ फोकस करते हैं पॉलिसी मेकिंग रादर देन ट्रीटमेंट ऑफ दोज विद मेंटल प्रॉब्लम। तो इसमें जो है ना पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इन लोगों के लिहाज से कि जो है ना जो अगर जुवेनाइल है तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो किस लिहाज से जुर्म करता है तो उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए, इस तरह की जो है ना पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सोशल साइकोलॉजी, जिसमें क्या है कि हाउ जूरर्स इंटरेक्ट एंड अराइव एट ए ग्रुप डिसीजन। तो फिर इसमें सोशल साइकोलॉजी लोगों को जो है ना वो सोशली अवेयर किया जाता है कि वो कैसे जो है ना एक ग्रुप डिसीजन बना सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें ये भी जो है ना साइकोलॉजी की भी एक सब फील्ड है और इसमें क्या कि लोगों के जो है ना वो मेंटल कैपेबिलिटी देखी जाती है कि वो कॉग्निटिवली कैसे हैं लीगल डिसीजन केसेस में। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट साइकोलॉजी, पुलिस की साइकोलॉजी देखी जाती है, उन्हें गाइड किया जाता है। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सीज, तो क्रिमिनल की देखी जाती हैं, फिर प्रोफाइल देखा जाता है और बताया जाता है उसकी फिज़िकल उसकी जो है ना वो बायोलॉजिकल मेकअप से कि उसमें वाक़या में इस तरह के क्यों जो है ना वो जुर्म करने की ज़्यादा चाह है, ज़्यादा क्यूरियस है। एक्सपर्ट में चूज़ टू कंडक्ट रिसर्च वर्क क्लोजली एनालाइजिंग द माइंड ऑफ क्रिमिनल सस्पेक्ट। तो एक्सपर्ट जो है ना वो मिल के काम करते हैं और जो है ना क्रिमिनल के माइंड जो है उनको एनालाइज करते हैं। अब क्लिनिकल जो फोरेंसिक साइकोलॉजी है उसमें सबसे पहले जूरी सिलेक्शन वो करते हैं कि ये लोग जो है ना वो काबिल हैं, उनकी साइकोलॉजी देखते हैं, उनको साइकोलॉजिकली क्या फ़िट है अनफिट है, मेंटली वो कैसे हैं, तो उस लिहाज से जो है ना वो जूरिस्ट सेलेक्ट करते हैं। कंसुलेशन विद लॉर्ड्स के साथ जो है ना कंसुलेशन करते हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं। जो एक्सपर्ट विटनेस है उनको गाइड करते हैं कि कैसे जो है ना विटनेस है कि जो है ना वो उसकी मेंटल उसको देखना चाहिए, उसकी जो है ना फिर वो फिट है फिज़िकली बायोलॉजिकली और मेंटली। फिर कंपिटेंसी असेसमेंट चेक करते हैं, इंसैनिटी असेसमेंट, लीथली ये जो है ना वो असेसमेंट, कस्टडी असेसमेंट, रिसर्चर और लॉ इन्फोर्समेंट स्क्रीनिंग। कस्टडी में क्या है कि कभी कभी जो है ना वो तलाक या इस तरह का डिवोर्स के केसेस में जो है ना होता है तो वो जो है ना कस्टडी किसको दी जाएगी, तो ये चीज़ें चेक करने के लिए जो है ना वो पहले मेंटली चेक किया जाता है कि वो ठीक है पेरेंट्स। अब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन द कोर्ट, तो
साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट टेस्टिफाई इन एन एस्टिमेटेड 8% ऑफ ऑल फेडरल सिविल ट्रायल्स। तो ये जज किया गया कि जो टोटल सिविल के कोर्ट में केस हैं उनमें से 8% जो हैं वो उसमें साइकोलॉजिस्ट या सेट्री का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होता है। वो ज़रूर ऐसे केस होते हैं जिनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि ये टेस्टिफाई करें। फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट इन एज मैनी एज केसेस पर ईयर। तो तकरीबन 100, 10,000, 10,000, 100,000, तो तकरीबन 100,000 केस जो है ना वो सालाना एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो चेक कर पार्टिसिपेट करते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसको चेक करने में। अब कंसल्टिंग विद लॉयर्स के साथ क्या है, विटनेस प्रिपरेशन के जो है ना विटनेस को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी जो है ना वो कैसे हेल्प विटनेस प्रेजेंट टेस्ट मनी बेटर विदाउट चेंजिंग द फैक्ट्स। तो इसमें विटनेस को ये कंसल्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपने जो है ना जो सच है वो बताना है और कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, फैक्ट में बिल्कुल जो है ना वो प्रॉपर वे से बताना है और जो आपने देखा है वही बताना है। फिर मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन एसोसिएटेड इमोशन, तो इमोशन के साथ जो है ना आपने कहाँ इमोशन का यूज़ करना है इस लिहाज से जो है ना वो विटनेस को प्रिपेयर करते हैं। फिर प्रिपरेशन फॉर बीइंग ए विटनेस इन ए कोर्ट रूम, तो फिर उसको जो है काउंसलिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि जो है ना आपने कैसे जाके कोर्ट रूम में एक विटनेस बनना है और कैसे आपने प्रेजेंट करना है। कन्वेंसिंग द ज्यूरी को कैसे कन्वेंस करते हैं। हेल्प अटर्नी इन वे दे प्रेजेंट केस एंड एविडेंस टू जूरर, तो अटर्नी की हेल्प की जाती है कि वो कैसे जो है ना अपने केस को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और जूरर्स को एविडेंस दे सकते हैं। हेल्प एस्टैब्लिश प्रेजेंटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो ये भी हेल्प करते हैं कि आपने कैसे जो है ना वो प्रेजेंटेशन को ओपनिंग करनी है और कैसे फिर उसकी क्लोजिंग करनी है और कैसे स्टेटमेंट देनी है, कैसे जो है ना वो जो अपनी जो बहस है डिस्कशन है उसको एक अच्छे वे से प्रेजेंट करना है, एक अट्रैक्टिव वे से। अब जूरी सिलेक्शन में जो है ना ये क्या करते हैं, तो जूरी सिलेक्शन में लॉयर्स हायर साइकोलॉजिस्ट एज जूरी सिलेक्शन कंसल्टेंट, तो जूरी सिलेक्शन कंसल्टेंट के तौर पर जो है ना इन साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, पे नौकरियां दी जाती हैं, लॉयर जो है ना वो वकील देते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज़ एम्पेरिकली बेस्ड प्रोसीजर टू सिलेक्ट जूरर्स, तो वो जो है ना एम्पेरिकल बेस्ड जो है वो प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं जिसके थ्रू वो जूरीज को सिलेक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप, जिसमें वो फोकस ग्रुप का तरीका, शैडो जूरीज, फिर सिस्टमेटिक रेटिंग ऑफ पर्सपेक्टिव जूरर्स और सर्वे ऑफ कम्युनिटी टू डिटेक्ट बाइस, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। जो कम्युनिटी के लिहाज से बंदा ठीक है उसकी सिस्टमेटिक रेटिंग चेक करते हैं, उसकी शैडो जूरीज, और फिर ये चीज़ें देख के उसको फिर जूरी सिलेक्शन करते हैं। अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं, मस्ट हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड एंड एवेलुएट एविडेंस आर डिटरमिन इफेक्ट एट इशू, तो ये एक्सपर्ट विटनेस जो होते हैं ये कोर्ट की हेल्प करते हैं ताकि वो एविडेंस को समझे और जो ओरिजिनल फैक्ट है, जो इशू है, उसको समझने की ट्राई करे और उसको जो है ना हेल्प करते हैं कोर्ट की। एक्सपर्ट कैन बी आस्क्ड टू टेस्टिफाई बाय द कोर्ट और बाय काउंसिल ऑफ इधर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, तो ये प्लेंटिफ, तो ये जो है ना एक्सपर्ट कहते हैं जी कि टेस्टिफाई किया जाए, कोर्ट जो हो टेस्टिफाई करे या काउंसिल करे कि जो डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है। फिर जज जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि एक्सपर्ट विटनेस जो है ना वो कैन क्लेम एक्सपर्ट स्टेटस के वो एक्सपर्ट है या नहीं। ये जज जो है ना वो फाइनल ऑर्डर देते हैं कि वो जो बंदा एक्सपर्ट है या नहीं। अब एरिया साइकोलॉजिस्ट टेस्टिफाई एज एन एक्सपर्ट विटनेस, तो कौन से एरिया, कमिटमेंट टू मेंटल हॉस्पिटल्स, तो उन वो सबसे पहले तो उसकी मेंटल जो है ना वो देखते हैं कि वो मेंटली कैसा है बंदा, ठीक है, अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। चाइल्ड कस्टडी इशू जो होते हैं कि जिसमें जो है ना वो डिवोर्स होता है मोस्टली, तो वो पेरेंट्स को कहते हैं जी कि चाइल्ड जो है ना वो फादर के पास जाएंगे या पेरेंट्स मदर की कस्टडी में जाएंगे, तो उस लिहाज से जो है ना फादर और मदर की साइकोलॉजी देखी जाती है। जिसको दे रहे होते हैं कि वो मेंटली ठीक है, वो उनकी जो है ना उनको कर पाएगा, उनको ठीक है फोस्टर कर पाएगा। फिर ऑफेंडर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, तो ऑफेंडर जो है उनके ट्रीटमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि उनको जो है ना काउंसलिंग की जाए और उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको जो है ना ट्रीटमेंट किया जाए। जो मेंटली एब्सेंट हैं या कोई जो है ना उनमें एडिक्ट हैं किसी जो है ना ड्रग के, केमिकल के, रिलीज़ फ्राम इन वॉलंटरी कन्फाइनमेंट, तो इनवॉलंटरी कन्फाइनमेंट से जो है ना उनको रिलीज़ कराने में हेल्प करते हैं। जूरी सिलेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि जो जूरी सिलेक्ट की जाए। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं, क्रिमिनल की प्रोफाइल चेक करते हैं, उनकी बायोलॉजी, उनकी जो है ना वो पूरे साइकोलॉजी चेक करते हैं। एडवाइस टू अटर्नीज रिगार्डिंग फैक्टर दैट विल अफेक्ट जूरर्स बिहेवियर, तो अटर्नीज़ को जो है ना वो एडवाइस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो ऐसे फैक्टर जो है ना वो उनको
बताते हैं कि जो जूरर्स के बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। प्रिडिक्टिंग डेंजरसनेस, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बंदा कितना डेंजरस हो सकता है, ये क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। राइट्स ऑफ ए मेंटली डिसेबल पर्सन इन एन इंस्टीट्यूशन, तो एक जो मेंटली एब्सेंट पर्सन है उसके राइट्स के बारे में बात करते हैं कि जो है ना इसका राइट है कि वो इसकी सज़ा कम की जाए, या इसको जो है ना ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये इसकी गलती नहीं, इसको पता ही नहीं था। फिर कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल, तो ट्रायल में कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है कि किस बंदे की कितनी है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसेंटिव डिफेंस के क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं कि जो है ना वो उसने डिफेंस किया है या उसने जो है ना वो जानबूझ के जो है वो किया है। फिर बैटर्ड वुमेन और वुमेन की वो बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब कोर्ट्स एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी, तो कोर्ट्स आप तीन तरह की हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट हैं। फैमिली कोर्ट जिसमें ये डिवोर्स वगैरह, कस्टडी वगैरह के केस चलते हैं। सिविल में जिसमें जो है ना आम लोगों के जो है ना वो सिविल ही को आपस में केस चलते हैं, जो है लोकल लोगों के, कम्युनिटी के। फिर क्रिमिनल कोर्ट में जो है ना वो क्रिमिनल केसेस चलते हैं। फैमिली कोर्ट में, फैमिली में क्या है, चाइल्ड कस्टडी इवैल्यूएशन। तो चाइल्ड कस्टडी का मसला तब आता है जब जो है ना वो मोस्टली डिवोर्स होता है, तो तब देखा जाता है कि चाइल्ड जो है वो बच्चे किसके पेरेंट्स में से, बहुत पेरेंट्स में से किसके पास जाएंगे, या कौन जो है ना वो बेहतर है, ये देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं कि जो है ना वो माँ जो है वो मेंटली कॉम्पिटेंट है, मेंटली नॉर्मल है, या फादर जो है नॉर्मल है, बच्चों की जो है ना वो उठा सकता है उनके एक्सपेंडिचर। तो इस तरह जो है ना, फिर विजिटेशन रिस्क असेसमेंट, तो फिर जो विज़िट उनको बताया जाता है कि ठीक है जी ये वीक में एक दफ़ा मिल सकते हैं, तो उनकी जो ना उसके बताए जाते हैं कि ये इस तरह विज़िट करेंगे तो ये रिस्क हैं या नहीं, इस तरह। ग्रैंड पेरेंट विजिटेशन इवाल्वेशन, फिर बड़े जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी या नाना नानी, उनकी विजिटेशन की इवाल्वेशन देखी जाती है कि उनसे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनका रोल क्या है, वो क्या हेल्प कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑफ पेरेंटल कन्फ्लिक्ट्स अबाउट चिल्ड्रन, तो बच्चों के बारे में जो है ना वो पेरेंट्स के जो कंसर्न होते हैं, वो जो झगड़ते लड़ते हैं, बच्चों पे बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। बच्चे जब उनके तसादम, उनके कन्फ्लिक्ट देखते हैं, आपस में लड़ाइयाँ देखते हैं, तो इस तरह जो है ना वो उनको जो है ना मेडिटेट करते हैं, उनकी गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ एवल्यूशन के, बच्चों से जो काम शाम लेते हैं या बच्चों का जो है ना अब्यूज़ करते हैं मेंटली सेक्सुअली, उस पे जो है ना वो एवाल्वेशन करते हैं, उसके लिहाज से जो है ना वो गाइड करते हैं लोग को। अडाप्शन रेडीनेस एवाल्वेशन, तो देखा जाता है कि जो लोग अडाप्ट करते हैं बच्चों को, उनको चेक किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी देखी जाती है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी देखी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ फैमिली रीयूनियन प्लान्स, तो ऐसे प्लान किए जाते हैं जिसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन देखी जाती है, प्लान किए जाते हैं कि जो है ना फैमिली इकट्ठियाँ की जाए, उनमें जो है ना वो एहसास पैदा किया जाए। एवाल्वेशन टू असेस टर्मिनेशन ऑफ पेरेंटल राइट्स, तो इवाल्वेशन की जाती है कि कैसे जो है ना वो पेरेंटल राइट जो कम हो रहे हैं या जो हो रहे हैं उसमें जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना इवाल्वेट करते हैं। फिर सिविल कोड में क्या करते हैं, पर्सनल इंजरी इवाल्वेशन के, पर्सनल की जो किसी अपनी जो इंजरी होती है बंदे की, वो चेक करते हैं कि जी ठीक है, कोई ख़ुद को इंजर कर लेता है तो उसमें वो चेक करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं। IME सेकंड ओपिनियन एवाल्वेशन करते हैं। असेसमेंट ऑफ इमोशनल फैक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इस तरह के माशरे में जो सेक्सुअल हरासमेंट चल रही है वो उसको जो है ना उसमें देखा जाता है कि वो लोग क्यों ये बढ़ती जा रही है, लोग आहर क्यों, लोगों की मैंटेलिटी इस तरह की है। फिर जो माशरे में फ़र्क है क्लासेस का या कलर्स का, तो ये उसके लिहाज से जो है ना वो चेक किया जाता है। वर्कर्स कंपनसेशन इवाल्वेशन के, जो वर्कर को जो है ना, कुछ वर्कर जो होते हैं जो काम नहीं इतना कर सकते या जो है ना उस तरह की जो साइकोलॉजी या मेंटली जो है ना वो इतना ठीक नहीं होते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, उनकी हेल्प की जाती है। सिविल कॉम्पिटेंसी इवाल्वेशन की जाती है। साइकोलॉजिकल जो नाटॉप्सिस देखी जाती हैं। फिर क्रिमिनल कोर्ट में आप क्या है, इवाल्वेशन ऑफ जुवेनाइल्स अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स, तो देखा जाता है कि जो जुवेनाइल जो बच्चे जो है ना वो जो कम एज जो है ना वो उनको जब देखा जाता है, यंग एज वाले बच्चे जो जिन पे जो है ना कोई क्रिमिनल एक्ट का होता है जो इल्ज़ाम, उनकी चेक की जाती है, उनकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, उनके जो है ना हेल्प की जाती है। जुवेनाइल प्री सेंटेंसिंग इवाल्वेशन, जुवेनाइल को जो है ना वो इस तरह ज़्यादा जो है ना उनके लिए अलग सज़ा, उनके लिए भी जो है ना अडल्ट
पेशेंट जो है ना अडल्ट ऑफेंडर्स की तरह सज़ा, क्रिमिनल्स की तरह, ये भी जो है ना इस पर को भी देखा जाता है। जुवेनाइल प्रोबेशन इवाल्वेशन के जुवेनाइल को जो है ना वो जो ज़मानत मिलती है उस पर इवाल्वेशन की जाती है। फिर जुवेनाइल वेवर इवाल्वेशन देखी जाती है। इवाल्वेटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ चाइल्ड विटनेस, तो चाइल्ड विटनेस की जो है ना क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि वो कितनी सच्चाई है उसमें, वो काबिल इस है कि वो देख विटनेस बन सके। यानी असेसमेंट ऑफ जुवेनाइल एंड अडल्ट सेक्सुअल ऑफेंडर्स, तो जो असेसमेंट की जाती है कि जो जुवेनाइल या अडल्ट जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, जो मुजरिम हैं, जो इस तरह की जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में होते हैं, रेप वगैरह में, तो उनकी जो है ना वो असेसमेंट की जाती है। कॉम्पिटेंसी एंड डिमिनिश कैपेसिटी एवेलुएशन देखी जाती है। फिर जो है ना अडल्ट प्री सेंटेंसिंग एवेलुएशन के, प्री सेंटेंसिंग जो उनको पहले जो छोड़ दिया जाता है या जल्दी जो है ना वो सज़ा दी जाती है, इसके बारे में देखा जाता है। अब इंसैनिटी वर्सेस कॉम्पिटेंस क्या है? इंसैनिटी रिलेट्स टू द डिफेंडेड मेंटल स्टेट एट द टाइम द ऑफेंस अकर्स। तो इंसैनिटी उस वक्त को कहते हैं, ये उस वक्त देखी जाती है कि जब बंदा काम कर रहा था, जब उसने ये जुर्म किया है, तो उस वक्त उसकी मेंटल की हालत कैसी थी। अब कॉम्पिटेंसी रेफर्स एक्सक्लूसिव टू द डिफेंडेड मेंटल एबिलिटी एट द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग। तो इंसैनिटी उस वक्त देखी जाती है जब बंदा जुर्म कर रहा था, और जो है कॉम्पिटेंसी है वो उस वक्त देखी जा रही है कि जब उस पर प्रोसीड किया जा रहा है कि ठीक है अब केस चल रहा है, तो अब उसकी मेंटल क्या है। अब इंसैनिटी डिफेंस क्या है? एन इंसैनिटी डिफेंस इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी दैट मोस्ट पीपल कैन चूज़ टू फॉलो द लॉ। तो इंसैनिटी जो डिफेंस है उसमें ये उस थ्योरी पे बेस करता है कि जिसमें बहुत से लोग ये चूज़ करते हैं कि वो कानून को फॉलो करें। बट इफ़ यू सेलेक्ट पर्सन cannot be held accountable because mental disease or disability deprives them the ability to make a rational voluntary choice। लेकिन कुछ जो पर्सन ऐसे होते हैं जो ये सिलेक्ट नहीं कर सकते कि जो है ना उनकी मेंटल डिजीज़ या डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो कोई अच्छा या वाइस डिसीजन बना सकें। अब व्हाट इज़ इंसेंटिव? मेंटल इलनेस ऑफ सच इज सवेयर नेचर दैट अ पर्सन। तो इतनी जो कोई सख्त किस्म की जो है ना वो कोई मेंटल इलनेस हो, कैन नॉट डिस्टिंग्विश फैंटेसी एंड रियलिटी, कि बंदा इतना मदहोश हो गया उसे पता ही नहीं होगा मैं किसको मार रहा हूँ, ये रियलिटी है या कोई मूवी है या कोई जो है ना वो ख्याल है। कैन नॉट कंडक्ट हिज और हर अफेयर ड्यू टू साइकोसिस। तो दिमाग के में जो है ना वो ऐसे जो है ना ब्रेक डाउन हुए हुए हैं कि वो उसे पता ही नहीं है कि वो अपने अफेयर को कंडक्ट कर सके। इज सब्जेक्ट टू अनकंट्रोलेबल इम्पल्सिव बिहेवियर। तो ऐसा बंदा हो जो जिसके अपना बिहेवियर कंट्रोल में ना हो, बिल्कुल पागल सा हो जाता हो। अब लीगल स्टैंडर्ड क्या इंसेंटी के? मिक नॉक्टन रूल क्या है? अब स्टेट दैट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इंसेंटी इट मस्ट बी प्रूवन दैट एट द टाइम ऑफ ए क्राइम द अक्यूज्ड हैड ए मेंटल डिफेक्ट। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो जब उस पर जो इल्ज़ाम लगा है, जब उसने कोई जुर्म किया है, तो उसके मेंटल की जो हालत कैसी थी, सो दैट शी और ही डिड या कुड नॉट नो द नेचर और क्वालिटी ऑफ देयर क्राइम एट दैट टाइम ऑफ ऑफेंस इफ़ द अक्यूज डिड नॉट नो दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। तो इसमें यह देखा जाता है कि जब बंदा कोई जुर्म करता है, तो उस वक्त उसकी मेंटली हालत कैसी थी। अगर वो उसे पता ही नहीं था कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, तो फिर उसके लिहाज से वो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सही है या गलत है। अब दुरम जो है ना उसका रूल है कि स्टेट दैट द अक्यूज इज़ नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही और हर अनलॉफुल कंडक्ट इज़ आर वाज द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और डिफेक्ट। तो जो इस रूल के मुताबिक ये कहता है कि क्रिमिनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है क्रिमिनल का, उसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं सकते जब उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो, या वो जो कर रहा है वो किसी मेंटल जो है डिफेक्ट की वजह से कर रहा है। अब ओरिजिनल टेस्ट क्या है? द इंसेंटी डिफेंस traces its roots back to the 1843 when Englishman Daniel Mick Naughton shot and killed the secretary of British Prime Minister, believing that the Prime Minister was conspiring against him। तो डैनियल मिक नॉक्टन जो थे ना वो एक इंग्लिश मैन थे। उन्होंने इंसेंट्री डिफेंस में क्या किया जी, 1843 में एक जो है ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मार दिया, जो उन्हें जो जिसके बारे में उनका ये ख्याल था कि ये उनके अगेंस्ट जो है ना वो कोई साजिश कर रहा है। द कोर्ट एक्विटेड मिकनॉक्टन बाय रीजन ऑफ इंसेंसिटी एंड। तो फिर जो है ना कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया
कि वो जो है ना इंसेंटी की रीज़न बता के कि वो मेंटली उन्हें जो है ना पता नहीं था। ही वाज प्लेस्ड इन ए मेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो फिर उन्हें कोई पागल खाने या इस तरह के जो है ना मेंटल वाले हॉस्पिटल या अदारे में छोड़ दिया गया ज़िंदगी भर के लिए। होवर द केस कॉज अ पब्लिक अप्रोच, जिसमें जो है ना लोगों ने एक पब्लिक शोर मचाया। एंड क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर द कोर्ट टू डेवलप ए स्ट्रिक्टर टेस्ट फॉर इंसेनिटी। तो जब लोगों ने जो है ना वो स्ट्राइक्स की तो फिर जो है लोग क्वीन विक्टोरिया ने कहा जी कि इंस्टेंसी टेस्ट के लिए कोई जो है ना वो कोई सिस्टम डेवलप किया जाए। द मिकनॉगटन टेस्ट आल्सो कॉल्ड द राइट रॉन्ग टेस्ट। तो मिकनॉगटन टेस्ट को जो है ना एक इस नाम से एक टेस्ट उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसको राइट रॉन्ग टेस्ट भी कहा जाता है। पर्सन वाज नॉट criminally responsible if at the time of the crime he did not know the nature of the act or that it was wrong। तो वो कहता है कि उस पर्सन को आप क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते अगर वो क्राइम के वक्त क्लियर ही ना हो कि वो जो कर रहा है उस क्राइम की नेचर क्या है, वो सही है या गलत है। द जूरी वाज रिक्वायर्ड टू आंसर 2 क्वेश्चन। तो जूरी को जो थे ना 2 क्वेश्चन दिए गए कि उनने 2 क्वेश्चन के जवाब देने। डिड द डिफेंडेंट नो व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन ही कमिटेड द क्राइम, कि क्या डिफेंडेंट जानता था, क्या जो था ना वो जो क्रिमिनल था वो जिसे आप क्रिमिनल कहते हो तो वो जानता था कि जब उसने किया तो कि क्या कि ये क्राइम है। डिड द डिफेंडेंट अंडरस्टैंड दैट इज एक्शन वाज रॉन्ग, क्या डिफेंडेंट ये जानता है कि जो कर रहा है वो गलत है। दिस टेस्ट अलाउड ए प्रोसिक्यूटर टू प्रूव सैनिटी इजीली बाय सिंपली शोइंग ए डिफेंडेंट अंडरस्टैंड द मोरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन मेंटल इलनेस डिड नॉट मैटर। तो इसमें फिर जो है ना प्रोसिक्यूटर के लिए ईजी था कि वो साबित कर सके ये सैनिटी है, ये पागलपन है, ये जो है ना वो मेंटली एब्सेंट है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ। अब अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट। तो अंडर द अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव बाय preponderance of the evidence of the time of the crime because of a mental disorder he lacked sufficient capacity either to appreciate the criminality of his conduct or to confirm his conduct to the requirement of law। तो इसके मुताबिक जो है ना ये प्री पॉन्डरेंस देखा जाता है कि एविडेंस की कि जब कोई क्राइम जो कर रहा था वो मेंटली ठीक था या नहीं, और उसकी जो है ना लैग कर रहा था वो मेंटली, यानी उसे पता ही नहीं था कि वो कंफर्म भी नहीं था कि वो जो है ना मेंटल वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, तो वो कैसे जो है ना कोर्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दिस टेस्ट इज मोस्ट फेवरेबल टू डिफेंडेंट्स बिकॉज इट excuses a defendant of whether his cognitive or relational capacity was substantially impaired। it does not require complete impairment। तो वो जो है ना उसको पता ही नहीं था, उसको कंप्लीट इम्पेयरमेंट अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये जो कर रहा है जो वो कग्नेटिवली है ही था वो अब नॉर्मल था। अब फेमस केसेस में क्या है, जॉन हिंकली जिसने शॉट प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को अच्छा प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को इसने जो है ना वो शॉट किया था इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न कैमरा के बाद डिक्लेयर नॉट गल्टी बाय रीजन ऑफ इंसेनिटी एंड सेंट टू ए मेंटल इंस्टीट्यूशन। तो ये था जो था जॉन हिंकली इसने जो है ना प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को जो है ना वो टीवी पे कैमरों के सामने जो है ना लाइव मार दिया था, गोली मार दी थी। और इसको जो है ना इन्होंने नॉट गिल्टी करार दिया था क्योंकि जो उन्होंने कहा जिससे ये मेंटली एब्सेंट है इसलिए इसको मेंटली के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब हिंकली डेवलप एन ऑब्सेशन ऑफ जोडी फॉस्टर हु प्लेड ए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट इन द मूवी टैक्सी ड्राइवर। तो एक ऑब्सेशन किया गया जी जॉडी फॉस्टर का जिसमें उन्होंने जो है ना एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट का मूवी टैक्सी ड्राइवर में रोल किया था। फॉलोड हार टू येल यूनिवर्सिटी एंड स्टॉक्ड हार फॉर ए शॉर्ट टाइम स्लीपिंग पोइम्स एंड मैसेज अंडर हार डोर एंड रिपीटेडली कंट्रैक्टिंग हार बाय टेलीफोन। तो इसमें क्या था कि उनको जो है ना येल यूनिवर्सिटी वाले ने स्टॉक किया और देखा गया कि फॉर शॉर्ट टाइम कि उनको जो है ना स्लीपिंग पोइम उनको मैसेज दिए गए उनको अंडर डोर, ठीक है, और रिपीटेडली उनको जो है ना उनके साथ फ़ोन पे कांटेक्ट किए गए। फेल टू डेवलप मीनिंगफुल कंट्रैक्ट विद फोस्टर। तो वो उन कंटैक्ट करने में जो है ना वो फेल हो गए फोस्टर के साथ, कोई रब्ता ना हुआ। डेवलप सच प्लॉट्स एज हाई जैकिंग एन एयरप्लेन एंड कमिटिंग सुसाइड इन फ्रंट ऑफ हार टू गेन हर अटेंशन। तो फिर जो है ना कुछ इस तरह के प्लॉट भी किए गए, हाई जैकिंग की गई एरोप्लेन की और सुसाइड कमिट किए गए उसके आगे ताकि जो उनकी उसकी अटेंशन को गेन किया जाए। सेटल्ड ऑन ए स्कीम टू विन हार ओवर बाय असैसिनेटिंग द प्रेसिडेंट।
फिर जो है ना सेटल एक स्कीम जो है वो सेटल हुई, जिसमें जो है ना एसिनेट करने का, प्रेसिडेंट को एसिनेट करने का मंसूबा बनाया गया। जस्ट लाइक द मेन कैरेक्टर इन टैक्सी ड्राइवर, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर में उस मूवी में जो है ना वो एक पूरा ड्रामा हुआ था। पूरी उस मूवी को देख कर उस हिसाब से जो है ना प्रेसिडेंट की मौत को एसिनेट किया था। Followed Jimmy Carter for a while until arrested in Nashville for फायर आर्म्स चार्ज। तो फायर आर्म चार्ज के जो है ना केस में जो है ना जिमी कार्टर को अरेस्ट किया गया। ही रिटर्न होम वंस अगेन, वो दोबारा घर लौटे। डिस्पाइट साइकाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन हिज मेंटल हेल्थ डिड नॉट इम्प्रूव। तो जो है ना साइकाट्रिक जो है ना उसके बगैर ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो उनका डिप्रेशन दूर नहीं हुआ, वो मेंटली एब्सेंट ही थे, उनकी मेंटली हेल्थ को इम्प्रूव नहीं होती। फिर एज ऑफ 1981 स्टार्टेड टू टारगेट न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। तो फिर 1981 को जो है ना वो उन्होंने न्यूली जो प्रेसिडेंट बने थे रोनाल्ड रेगन, उनको उन्होंने टारगेट किया। स्टार्टेड वेविंग ली हार्वे ऑसवर्ल्ड एज हीरो। तो फिर जो है ना उन्होंने इस जो कैंडी असैसिन थे उनको जो है ना या हार्वी ऑसवर्ल्ड थे उनको उनने अपना हीरो कंसीडर किया। अब जस्ट प्रायर टू हिंकली फेल्ड अटेम्प्ट टू रेगन फॉर लाइफ ही रोड टू फोस्टर। तो उन्होंने जो है ना अभी रेगन की लाइफ पे जो है अटैक किया था, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गई थी। तो उनने फिर फोस्टर को लिखा, ओवर द पास्ट 7 months आई हैव लेफ्ट यू डजन ऑफ पोएम्स, लेटर्स एंड लव मैसेज इन द फेंट होप दैट यू कुड डिवेल्प एन इंटरेस्ट इन मी। ऑल दो वी टॉक्ड ऑन द फोन ए कपल ऑफ टाइम्स, आई नेवर had the nerve to simply approach you and introduce myself. The reason I am going ahead with this attempt now is because I cannot wait any longer to impress you। तो वो हिंकली ने अब क्या उस फोस्टर को जो लेटर लिखा था उसने उसमें लिखा कि 7 मंथ से जो है ना मैंने बहुत से खत और जो है ना मैसेज आपको छोड़े हैं, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने इसलिए छोड़े ताकि आपका कोई इंटरेस्ट मुझे पैदा हुआ। हमने फ़ोन पे भी काफ़ी बार बात की थी, लेकिन मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं सामने आके आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। तो मैं अब जो है ना ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको इम्प्रेस मज़ीद नहीं कर सकता। ऑन March 30, 1981 जो है ना हिंकली फायर्ड ए 22 कैलिबर रोहम रिवॉल्वर 6 times एट प्रेसिडेंट रेगन एज ही लेफ्ट द हिल्टन होटल इन वाशिंगटन। तो फिर जो है ना इसने उनको जो है ना वो प्रेसिडेंट रेगन को मार दिया। वांटेड प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रैडी, पुलिस ऑफिसर थॉमस डेलाथनी एंड सीक्रेट सर्विस एजेंट। तो ये जो थे ना कुछ लोग भी साथ में वांटेड हुए, और बुलेट जो है ना वो ऑफ हुई साइड ऑफ द लुमिनेसेंट हिट प्रेसिडेंट रेगन, और उनकी चेस्ट में लगी। ऑल विक्टिम्स सरप्राइज हो गए, जो थे वो सर्वाइव्ड हो गए। अब फेमस केसेस कुछ देख लेते हैं जी। लोरिना बॉबिट आर्गुड शी वाज टेम्पररीली इनसेन व्हेन शी सर्व्ड हर हस्बैंड पीनस विद इन ए किचन नाइफ। तो जब उसने जो है ना हस्बैंड का पीनस जो है वो किचन नाइफ से काट दिया, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त जो थी वो इनसेन में थी। ए वर्जीनिया जूरी एग्रीड शी वाज रिलीज्ड आफ्टर 3 months ऑफ साइकेट्रिक एवेलुएशन। तो साइकेट्रिक 3 month एवेलुएशन के बाद उसे छोड़ दिया गया। समवन इज कम्पिटिंग, अच्छा कंपेटेंसी देखते हैं, कंपिटेंसी देखते हैं। द मेंटल स्टेट ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो कंपिटेंसी देखी जाती है कि ट्रायल के वक्त जो है ना प्रोसीडिंग जब हो रहा है, केस प्रोसीड हो रहा है, तो बंदे की जो है ना वो मेंटल स्टेट कैसी है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुड नॉट कंटिन्यू अगेंस्ट समवन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड पर्पस। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस बंदे के साथ आप अगेंस्ट नहीं कर सकते जो जानता ही नहीं है कि उसकी नैयत क्या है, उसकी नेचर क्या है। दिस रूल अप्लाइज एट एवरी स्टेज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो ये हर एक में जो है ना वो तकरीबन होती है। कॉम्पिटेंस टू प्लीड गिल्टी, कॉम्पिटेंस टू स्टैंड ट्रायल। तो ये जो है ना अब दो चीज़ें, अब प्लीड गिल्टी वर्सेस कॉम्पिटेंस स्टैंड ट्रायल में क्या फ़र्क है। वेव राइट्स टू, इसमें क्या होता है कि राइट्स के लिए लड़ते, जूरी ट्रायल टू कन्फ्रंट अक्यूज़र, टू कॉल फेवरेबल विटनेस एंड राइट टू रिमेन साइलेंट। तो इसमें क्या किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि जो बंदा है वो अपने फेवरेबल जो उसका उसके लिए जो साजगार है वो गवाह बुलाए, और जो है ना वो खुद बेशक साइलेंट रहे। जबकि जो दूसरी तरफ है
The Supreme Court has held that a waiver of such important rights must be intelligent, knowing, involuntary। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो बंदा आपका वेवर है, जो आपकी जगह आएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको वो इंटेलिजेंट भी हो और वो जानता भी हो। ट्रायल जजेस आर रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन डिफेंडेंट्स टू मेक श्योर दैट क्लियरली अंडरस्टैंड दे आर वेविंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाय प्लीडिंग गिल्टी। तो इस तरह वो देखा जाता है कि वो प्लीडिंग गिल्टी करके आपने जो है वो राइट्स के लिए लड़ता है या नहीं। डिफेंडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और डिफेंडेंट को जो है वो नतायज का भी पता हो। Sufficient present ability to consult with one's attorney with a reasonable degree of rational understanding and a rational as well as functional understanding of the proceeding against him or her। Defendant must understand the nature of the proceeding। तो डिफेंडेंट को नेचर पता होना चाहिए। आप कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम कैसे करते हैं? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जॉर्जिया कोर्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, फिर इंटरडिसिप्लिनरी फिटनेस इंटरव्यू और कॉम्पिटेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब जो है ना CAI इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंस डिफेंस विद सजेस्टिव फाइंडिंग्स ऑन द CST। तो सबसे पहले जो है ना उसकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रक्चर करते हैं, इंटरव्यू लास्टिंग 1 आवर, तो 1 आवर तक जो है ना वो इंटरव्यू करते हैं। 13 फंक्शंस उसमें जो है ना वो परफॉर्म किए जाते हैं। डिफेंडेंट जो है ना वो रेटेड किया जाता है फंक्शन स्कोर पे कि उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है या इनकॉम्पिटेंसी कितनी है। फिर स्पेसिफिक जो है ना वो कट ऑफ किए जाते हैं, जबकि जिसमें जो है ना नंबर ऑफ स्कोर 3 या लेस देन देखा जाता है। फिर एडिक्वेट इंटर एग्रीमेंट होता है दरमियान में। फिर 13 फंक्शंस ऑफ CAI क्या हैं? तो इसमें अप्रेजल ऑफ अवेलेबल डिफेंस है कि वो डिफेंस के लिए जो है ना, फिर अनइमेजिनेबल बिहेवियर उसका कैसा है, क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग अटॉर्नी, फिर प्लानिंग की जाती है, लीगल स्ट्रेटजी, फिर अप्रेजल ऑफ डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूटिंग जज, जरी, इस तरह चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ चार्ज, फिर अप्रिसिएशन ऑफ रेंज, फिर अप्रेजल ऑफ लाइकली आउटकम्स। तो इस तरह जो है ना सेल्फ डिफेंडिंग, फिर कैपेसिटी टू टेस्टिफाई रेलिवेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। अब जोरिया में जो है ना इसमें एक 21 क्वेश्चन होते हैं जो रिलायबल उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए किए जाते हैं। फिर फिटनेस टेस्ट में जो है ना 11 कैटेगरी के जो है ना साइको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसको चेक करने के लिए जो है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी टेस्ट किया जाता है। ये सारे आप वीकनेस ऑफ द CST, तो रिसर्च एंड फोरेंसिक्स साइकोलॉजी आप आगे देख लेते हैं। अब इसमें जूरोज और आई विटनेस 2 चीज़ें होती हैं। जूरोज की पर्सनैलिटी ट्रेट देखे जाते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस तरह का है। फिर अथॉरिटोरियनिज्म है, अथॉरिटीनिज्म उसका कैसा है, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, जस्ट वर्ड बिलीव, उसका वर्ड ऑफ बिलीव कैसा, उसके बिलीव कैसा, फेथ कैसा, डेमोग्राफिक्स, उसकी जेंडर क्या है, फिर उसके सोशो इकोनॉमी स्टेटस क्या है। आई विटनेस में क्या देता है? वेपन फोकस इफेक्ट, वेपन उसके पास क्या था, वेपन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस क्या है, अनकॉन्शियस ट्रांसफेरेंस और आउट जो है ना ओवर स्टेमिंग या अंडरस्टैंडिंग क्या है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन पुलिस डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ पुलिस साइकोलॉजिस्ट, 37% जो है ना टाइम स्पेंड किया जाता है काउंसलिंग पुलिस ऑफिसर एंड फैमिलीज। तो पुलिस ऑफिसर और उनकी फैमिली को जो है साइकोलॉजी जो है ना वो काउंसलिंग की जाती है। 32 टाइम जो है ना % टाइम स्पेंड किया जाता है कि पुलिस पैरासोनल पे, बंदू पे, जो पुलिस आवाज़ होती है। फिर जो है ना 31% टाइम किया जाता है उनको ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे। फिर एवालुएट पुलिस कैंडिडेट को कैसे? पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, के उनके जो है ना इंटरव्यू पर्सनल किए जाते हैं, उनको गाइड किया जाता है, उनके साइकोलॉजी चेक की जाती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मिंग इन स्पेशल सिचुएशन में देखा जाता है कि उनको कोई क्लू टेस्ट किया जाता है कि फॉर उनको सिचुएशन दी जाती है कि अगर इस तरह का मर्डर हो जाता है उनके सामने तो वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर पर्सनैलिटी वगैरह उनकी देखी जाती है। अब व्हाट अबाउट फोरेंसिक साइकोलॉजी इन करेक्शंस? करेक्शन में वर्क क्लोजली विद इनमेट्स, प्रोबेशनर्स एंड पेरोल्स। तो जिन लोगों को ज़मानत वगैरह पे छोड़ दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो है ना वो, तो उनकी जो है ना इनमेट उनके साथ काम करके उनको चेक किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर साइकोलॉजी असेसमेंट इंटरप्रेट की जाती है, उनकी सुसाइड लेथली कॉग्निटिव असेसमेंट डेवलप की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। इंडिविजुअल में ग्रुप थेरापी की जाती है। जो लोग ये जो अडेक्टिव होते हैं, वायलेंस के होते हैं, वो जो लोग सेक्स ऑफेंडर ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी कॉग्निटिव को जो है ना वो देखी जाती है। फिर ऑफेंडर इंटर द करेक्शन सिस्टम, जब कोई ऑफेंडर इंटर करता है करेक्शनल सिस्टम में तो उसके बारे में डिसीजन बनाए जाते हैं। उसकी साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस हैं वो दूर किए जाते हैं। उसकी जो डेथ पेनल्टी केसेस हैं उनमें जो है ना कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है, वो कॉम्पिटेंट कितना है, उसकी प्रोसीडिंग के दौरान जो है ना वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं।
इफ़ आई कंटिन्यू टू फोरेंसिक व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट। ऑप्शन विद बैचलर डिग्री, अगर बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप जो है ना वो रेजिडेंट, आप कोई यूथ काउंसलर बन सकते हैं, आप प्रोबेशन पे रोल ऑफिसर बन सकते हैं। आपकी अगर एमए की डिग्री है तो आप जो है इंस्टीट्यूशन या पीएचडी कर सकते हैं। तो फिर करेक्शन फैसिलिटीज़ वगैरह रिसर्च में आप पार्ट ले सकते हैं। और फिर जो अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री है तो आप फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं और एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप प्रोज और कॉन्स क्या हैं। हेल्पिंग अदर, फोरेंसिक साइकोलॉजी कैन बी रिवार्डिंग, यू मेक अ डिफरेंस टू समवन लाइफ। तो ये हेल्प करती है ताकि जो है ना आप किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, अच्छी चेंज ला सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप जो है ना फील्ड्स, बहुत सी फील्ड में जो है जा सकते हैं। इन्वायरमेंट चेंजिंग, तो आप जो किसी प्रिजन या जुवेनाइल ऑफेंडर के साथ करते हैं तो वो आप पे भी जो है ना वो डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है आपका डे टू डे डिफरेंट लोगों से जो है ना वो। फिर रिकॉग्निशन, आप जो है ना लोगों में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि मोस्टली क्रिमिनल किस तरह के होते हैं, विटनेस किस तरह की होती है। फिर आप काउंसलिंग लोग की समझ जाते हो, साइकी समझ जाते हो। पर्सनल फुलफिलमेंट आपकी जो है ना वो, जब आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो आप फिर सोसाइटी की बेनिफिशियल काम करते हो, आपको खुद जो है ना वो फुलमेंट होता है। अब रिस्क ऑफ इंजरी जो है ना, द पीपल दैट फोरेंसिक, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी चालू के लिए जो है ना वो जो आप कौन ये है कि वो उनके लिए ये भी बड़ा ख़तरा होता है कि लोग जो जिसके वो साइकोलॉजी कर रहे हो सकते हैं वो मेंटल एब्सेंट हो, इंसान हो, तो वो आप पे वर्क कर सकता है। फिर टीम वर्क की जो है ना आपके अंदर पैदा होती है कि आप टीम वर्क करो, पे करती है ये आपको जो है ना। और जो है ना बर्न आउट रिस्क है, आपको चलने के भी खतरे होते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी थिंग्स आर लुकिंग गुड। बस ये थी फ्रेंड।